मेरा तो निकालिए। जल्दी जल्दी, अब क्लास का टाइम। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ पढ़ना शुरू किया था। शुरुआत हमने की थी एक डिस्कशन से, और हमने बात की थी कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम तभी चल सकता है जब वहां पे ढेर सारे जो है वो प्रोडक्ट बने और ढेर सारे जो है वो सर्विसेज वहां से प्रोवाइड की जाए। लेकिन ऐसा होने के लिए कोई ना कोई जो है वो सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए और कोई ना कोई जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर होना चाहिए, और इन दोनों कामों को करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। दूसरी तरफ हमारे पास वैसे लोग हैं जिनके पास पैसे आइडल पड़े हुए हैं। और पैसे आइडल पड़े होने का क्या मतलब होता है? पैसे आइडल पड़े होने का मतलब होता है कि वो पैसे अभी आपके सेविंग के पैसे हैं, उस पैसे की अभी आपको जरूरत नहीं है। इन दोनों को मिलाने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया, उसका नाम क्या दिया? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम इसलिए नाम दिया क्योंकि ये हमारे किस नीड को पूरा करेगा? फाइनेंशियल नीड को पूरा करेगा। और जब भी हम सिस्टम बनाते हैं तो उस सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एक पर्पस, तो क्या पर्पस है इस फाइनेंशियल सिस्टम का? फाइनेंशियल नीड को पूरा करना। और दूसरा, कोई भी सिस्टम आपका तब तक नहीं चलेगा जब तक उसमें कुछ जो है वो क्या ना हो? कंपोनेंट ना हो। तो इसमें जो हमारा कंपोनेंट है वो बहुत सारे कंपोनेंट, जिसमें से मेजर 4 कंपोनेंट कौन कौन से? फाइनेंशियल मार्केट, प्रोडक्ट, इंटरमीडियरीज और पार्टिसिपेंट। यही हमारे 4 मेन थे। हमने पहले फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ा, देखा कैसे हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह का नीड है। लॉन्ग टर्म नीड है तो कैपिटल मार्केट में जाएंगे, शॉर्ट टर्म नीड है तो मनी मार्केट में जाएंगे। फिर हमने जो है वो हमारे कैपिटल मार्केट को सिक्योरिटीज मार्केट और अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग में तोड़ा था, और फिर हमने सिक्योरिटीज मार्केट को प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, जहां हमने बात की थी कि प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट अभी हमने डिटेल में पढ़ा नहीं है, इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि इस पे तकरीबन 7 to 8 10 आज के आसपास चैप्टर होंगे, तब जाकर के प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होगा आपका? खत्म होगा, मल्टीपल चैप्टर्स में होगा। हमने दूसरे एस्पेक्ट को पढ़ना शुरू किया था जो हमारा क्या था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम कहते हैं सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट। जब मार्केट ही हमारे दो हैं, कौन कौन से? मेन मार्केट, मनी मार्केट, और तो इसी दोनों मार्केट में जाकर के हमें क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। तो इसी मार्केट में जब हम पहुंचते हैं तो क्या इस मार्केट में कोई इंस्ट्रूमेंट देंगे तभी तो पैसे मिलेंगे? तो उसी इंस्ट्रूमेंट को बोला, जो मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट मिलेगा उसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जो कैपिटल मार्केट में मिलेगा उसे। हमारे कोर्स में हमें जो पढ़ना था वो क्या था? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और हमने कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो पढ़ना शुरू किया था। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने जो है वो 2 मेजर कैटेगरी में जो है वो बांटा था। एक था हमारा शेयर और एक हमारा क्या था? डिवेंचर। सारे बच्चे सिर्फ अपने ही हिस्से का काम करेंगे, कोई चौधरी नहीं बनेंगे, किसी के हिस्से में कोई टिक नहीं लगाएगा। कॉपी जा रहा है वो उस अकॉर्डिंग जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, प्लीज वैसे आप नाम लिख दे, बस किसी और का नाम कोई ना लिखे। एक शेयर और एक हमने क्या बोला? डिवेंचर। शेयर्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा था, एक हमारा इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंशियल शेयर्स। हमने इक्विटी शेयर्स को पढ़ा, इक्विटी शेयर्स के दोनों टाइप के चीज को पढ़ा, इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट और इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट। फिर हम लोगों ने प्रेफरेंशियल शेयर पढ़ा, प्रेफरेंशियल शेयर्स के सारे हमने टाइप पढ़े। फिर हम किस पे आए थे? डिवेंचर। हमने डिवेंचर पढ़ा, डिवेंचर के सारे टाइप पढ़े। डिवेंचर में हमने 3 तरह का रेशियो भी देखा, और फिर हम लोगों ने 2 और इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, एक का नाम क्या था? और एक डिटेचेबल वारंट। उन दोनों को भी हमने पढ़ा। इन चीजों को पढ़ने के बाद हम आ गए अपने हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट पे, और हमने देखा कि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होने के लिए 2 में से कोई भी अगर एक फीचर हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? पहला, या तो जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, या फिर उसके साथ कोई और इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाए? ऐड हो जाए, तो उसे हम क्या कह देंगे? हाइब्रिड। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के बाद हम पहुंचे थे किस इंस्ट्रूमेंट पे? डेरिवेटिव्स। और हमने कहा था कि डेरिवेटिव्स का अपना कोई जो है वो वैल्यू नहीं होता, ये अपना वैल्यू किससे डिराइव करता है? अंडरलाइंग एसेट से। और डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें हमेशा सेटलमेंट कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ कैश सेटलमेंट होगा। डेरिवेटिव्स कितने टाइप के हमने बेसिकली देखे थे और पढ़े थे? डेरिवेटिव हमारे 4 तरह के मेजरली। एक क्या था? स्वैप। दूसरा, तीसरा, चौथा
ऑप्शन, ये चारों हमने देखे थे। इसके बाद हमने ऑप्शन को जो है वो दो पार्ट में बांटा था, किसमें किसमें, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में। और फिर हम लोगों ने ऑप्शन में जो है वो तीन तरह के स्ट्रैटेजी को पढ़ा था। कौन कौन सा? स्ट्रैप क्या था? दो कॉल और एक ए था ना, ए तो सी, तो दो कॉल और एक पुट। स्ट्रिप क्या था? ठीक है, स्ट्रैडल। ठीक है, तो यहां तक का सफर हमने क्या किया, पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अभी तक जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े, इंडियन मार्केट से सोचा फंड रेज करेंगे। अब हमने पिया पेप्सी, ये दिल मांगे मोर, लिम्का और प्यास बढ़ाओ। अब हमें जो है वो फंड रेज करना है, और कहां से करना है? इंडिया के दो वजह। पहला वजह ये दिल मांगे मोर वाला, कि हम इंडियन मार्केट से पैसे लेंगे ही नहीं। दूसरा वजह मजबूरी, इंडियन मार्केट ऑलरेडी क्या हो चुका है? सैचुरेट हो चुका है। सैचुरेट हो चुका है मतलब लोगों के पास पैसे पड़े हुए, लेकिन हमें तो प्रोजेक्ट चलाने हैं। तो कहा ऐसे केस में क्या किया जाए? कहा कि आप इंडिया के बाहर से पैसे रेज कर लो। कहा कर लेंगे, लेकिन इंडिया में जब हम फंड रेज करने के लिए जाते, मैंने क्या बोला था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा चीजों को। हाँ जी रोहित कहां है? कह रहे हाँ पानी की बोतल दे दीजिए भाई, इनको पानी की बोतल, थोड़ा पानी पीने के लिए, थोड़ा नहाने के लिए। अब देखिए यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर हमें इंडिया के बाहर से क्या करना है? फंड लाना है, इंडिया के बाहर से पैसे लाना है। इंडियन मार्केट से पैसे लेने के लिए आपको क्या करना पड़ा? वैसा इंस्ट्रूमेंट देना पड़ा जैसा लोगों को पसंद, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने किस चीज के साथ जो है कोरिलेट किया था? खाने के चीज के साथ, कि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का टेस्ट, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का रिस्क लेने का कैपेसिटी। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या कोई भी प्रोडक्ट यूजलेस या बहुत यूजफुल होता है? कहा नहीं। ये डिपेंड करता है किस कॉन्टेस्ट में मैं बात कर रहा हूं। अब अगर आप मुझे बोलेंगे कि जैसे ये रोम विस्की, मैं क्या बोलूंगा? यूजलेस। लेकिन यूजलेस है, कुछ लोग तो जान दे दे, क्योंकि जो यही है तो जीवन है, नहीं है? अगर आप बोले चिमनी फैक्ट्री, मैं बोलूंगा यूजलेस, लेकिन किसी का इसके बिना नींद ही नहीं टूटेगा। कहने का मतलब है कि एक चीज किसी के लिए यूजलेस और किसी के लिए बहुत क्या है? यूजफुल है। ठीक वैसे ही ध्यान से सुनिएगा, हमने जितने भी प्रोडक्ट अभी तक बनाए, जितने भी प्रोडक्ट अभी तक तैयार किए, इसी को तो सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसी अकॉर्डिंग में कि इंडियन मार्केट से क्या कर सके? हम फंड रेज कर सके। किस मार्केट से? यानी कि गेस्ट के अकॉर्डिंग खाना सर्व करेंगे, या जो आपको पसंद है वो सर्व कर देंगे? क्योंकि आपको तो गेस्ट को टिंडा खिलाना बहुत पसंद है, ताकि अगली बार से वो आएगा ही नहीं। तो आपको जो है वो टिंडा पसंद है, आपको करेला पसंद है, आपको जो है वो घिया तोरी पसंद है, आपको तोरी चना पसंद है। तो इसका मतलब जब गेस्ट आएंगे तो वही खिलाएंगे? कह रहे हाँ नहीं, गेस्ट को जब भी आप खिलाएंगे किसके अकॉर्डिंग? गेस्ट का जैसा टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग खिलाएंगे, और नहीं तो फिर गेस्ट नहीं आएगा। यहां आप कहेंगे सर नहीं आना है, गेस्ट को तो ना आए, लेकिन यहां वाला जो गेस्ट है वो पैसा लेकर के आ रहा है। अगर उनको पसंद है इक्विटी, तो आपने इक्विटी भी तो एक आइटम रखा है कि लो भाई इक्विटी खा। प्रेफरेंसेस पसंद है, लो भाई प्रेफरेंस खा के मर, लेकिन पैसे दे के जा। अच्छा डिवेंचर चाहिए, ये यही ठूस, लेकिन क्या कर? हमें पैसे दे। इसका मतलब आपने सारा आइटम रखा ना। ऐसे जब इंडिया के बाहर से जो है वो फंड रेज करना है, उनको ये चीज सूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो सुनिए। वो डॉलर में लगा रहे हैं, पाउंड में लगा रहे हैं, येन में लगा रहे हैं, उनको जो है वो रिटर्न भी तो उसी में चाहिए। आप कह रहे आके रुपया जमा कर लेना। अब इसका मतलब हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो वहां के लिए क्या रहे? यूजफुल रहे। जरा आप सोचिए कि जब आप इंडियन कॉन्टेस्ट की बात करते हैं, इंडियन कॉन्टेस्ट में या एक नॉर्मल चीज लेते हैं, मुझे की बताइए, हाई हील या पेंसिल हील जो बोलते हैं, ये जो हील वाला जो है वो चप्पल होता है या सैंडल होता है, ये अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा बिकता है, नहीं बिकता है सैंडल वगैरह और मेट्रो सिटीज वगैरह में। लेकिन जस्ट इमेजिन राजस्थान का वो सीन जहां पे जो है वो 4-5 लेडीज एक साथ जा रहे हैं, यहां तक का जो व्हाइट वाला है वो चूड़ी पहना हुआ है,
और यहां तक घूंघट, उसके ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, और सब ऐसे करके एक साथ पधारो न मारो देश में बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है और वो जो है वो जा रहे हैं। अगर वो इस तरीके से जा रहे हैं तो जरा सोचिए, उनको आप पानी भरने के लिए, जस्ट इमेजिन ये पेंसिल हिल, और फिर जाकर के मटके के ऊपर मटके के ऊपर मटका, और तब वो आ रही हैं। सारा पानी से खुद नहा करके आएंगी या नहीं? और घर आकर के सासू मां दिस मुही तो दैट मुही चलेगा। अब और सोचिए, रामदीन की राम दुलारी खेतों में कहां जा रही है? खेतों में जो है वो काम करने के लिए जा रही है। अगर वो खेतों में काम करने के लिए जा रही है, क्या कोई इशू है? खेतों में जो है वो कहां जा रहे हैं? काम करने के लिए जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, आपने कभी धान की बुआई देखी है? धान की बुआई में क्या होता है कि आप जो है वो पहले जो है वो पूरा का पूरा जो है वो दलदल करते हैं, नहीं, पानी पूरा डाल देते हैं और उसे छोड़ते हैं। उसके बाद जो है वो दलदल करने के बाद पौधे छोटे छोटे लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे करके सब लोग अपना कोई ना कोई सॉन्ग गाते रहेंगे। क्या करेंगे उसी समय? करना कुछ गाना बज रहा है और आराम से, जो गाना बज रहा है मतलब कौन सा? अपना वाला धुन बजा रहे हैं सब लोग, और ऐसे ऐसे करके बोए जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, राम दुलारी वो पेंसिल हिल, और ऐसे करके पैर पड़ा कीचड़ में, बस कुछ नहीं, बुलाना पड़ेगा रामदीन को कि चल भाई ये पैर को जरा निकाल। ये पैर निकला, फिर आगे। तो क्या मुझे बताइए, ये प्रोडक्ट क्या ये बेकार प्रोडक्ट है? शहर में तो यही पहन के लोग जो है वो कैट वॉक तो डॉग वॉक सब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अब मुझे एक चीज बताइए कि ये सारे के सारे चीज जो है प्रोडक्ट ही तो था, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो किस एरिया के लिए? अगर मैं बात करूं अर्बन एरिया के लिए, तो क्या ये अर्बन एरिया के लिए यूजलेस है? रूरल एरिया के लिए? तो इसका मतलब आपने जो इतने सारे डिवेंचर, शेयर, प्रेफरेंसेस शेयर, बॉन्ड ये सब किया, ये किस मार्केट के लिए था? क्या जरूरी है ये सारा का सारा चीज जो है वो अब्रॉड के लिए भी सही होगा? इसलिए मैंने आपको छोटा सा बस एक एग्जांपल दिया। इसका मतलब वहां पे क्या बेचिएगा? लो हिल वाला या नो हिल चप्पल बिकेगा ना? चप्पल तो वहां भी चाहिए, लेकिन जिसमें जो है वो हिल ज्यादा ना हो। तो अब जरा तैयार कीजिए वैसा ही प्रोडक्ट, जिसके जरिए इंडिया के बाहर के मार्केट से क्या करेंगे? फंड रेज करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला ये वो गेस्ट है कि ये नहीं खाना है तो मत खा, मर जा। ये वो है जो आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो इसीलिए इनके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनके अकॉर्डिंग हमें जो है वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब हम जो है वो इंडिया से कहां जा रहे हैं? बाहर, और वहां से फंड रेज करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वहां जब हम फंड रेज करने के लिए गए तो कहा वहां के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट हम देंगे, तो सबसे पहले हमें ध्यान आया अमेरिकन मार्केट का। अमीर आदमी का ही पहले ख्याल आता है, अगर आपको पैसे चाहिए भाई जिसके पास देने की कैपेबिलिटी होगी उसी के पास जाएंगे ना। तो अमेरिका से रिच कंट्री रहा ही है पहले से, और हमने उसको खुश करने के लिए क्या बोला कि देखिए आप ही के देश के लिए स्पेशली हमने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया, इसका नाम ही भी आपके कंट्री पे ही रखा है, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट। अब इसका नाम डिपोजिटरी रिसीट कैसे, ये दुख भरी कहानी बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले इसका नाम इन्होंने क्या रखा? अमेरिकन डिपोजिटरी। नाम मैंने नहीं रखा, मुझे रखना रहता, मैं इना मिना डिका, डाई डोमिनिका, चिका मिका निका, रमपम्पो, कुछ ऐसा ही रखता। लेकिन मैं जो है वो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट तो नहीं रखता। अब उन्होंने रखा है तो मैं इसके आगे की कहानी बस बता सकता हूं, यहां पे मेरा कोई जुरिडिक्शन नहीं है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट अमेरिकन मार्केट से फंड रेज करने के लिए उन्होंने किया, और क्या नाम रखा? अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट। और कहा कि इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम क्या करेंगे? अमेरिकन मार्केट से फंड रेज करेंगे। अब देखिएगा इसमें खासियत वैसी होगी कि अमेरिकन मार्केट से हम क्या कर पाएंगे? फंड रेज कर पाएंगे। इसके बाद हमने सोचा कि अगर हमें कनाडा, जापान, यूके, रसा, इन कंट्री से फंड रेज करना रहा तो कहा कोई बात नहीं, फिर रखेंगे रसा डिपोजिटरी रिसीट। पॉसिबल रख सकते थे, जैसे क्या रखा? अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट, वैसे रख सकते थे इंग्लैंड डिपोजिटरी रिसीट या कुछ भी यूके डिपोजिटरी रिसीट। सबके नाम पे एक एक हम क्या कर देते? नाम रख देते।
कहा कि ये चलता, लेकिन तब तक थोड़े हम ताकतवर हो चुके थे, नहीं हुए रहते तो अगला काम यही करते हम, इधर एडीआर बोलते, उधर जो है वो यूकेडीआर बोलते, जिस जिस कंट्री में हाथ फैलाना रहता सबके लिए खुश करने के लिए एक एक नाम रख देते। लेकिन तब तक हम क्या हो गए, स्ट्रांग हुए, और हमने कहा कि अब बाकी जो भी कंट्री रहेगा उनसे अगर हम फंड रेज करेंगे तो रेज करने का स्टाइल वही है जो अमेरिकन डिपोजिटरी में है, बस उसको नाम क्या दे देंगे, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट। आज के डेट में अगर हम बात करें तो ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट के भीतर ही अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट आ जाता है, क्योंकि जब आप ग्लोबली फंड रेज करते हैं मल्टीपल कंट्री से तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्लोबल। लेकिन फिर नाम क्या हो गया, अगर अमेरिकन मार्केट है तो क्या बोल देंगे, एडीआर, और अगर जो है वो यूके से ले रहे तो उसका नाम क्या होगा, जीडीआर। उसी समय हम बहुत पैसा चाहिए, कुछ अमेरिका से ले रहे हैं, कुछ यूके से रेज कर रहे हैं, कुछ रसा से कर रहे हैं, कुछ जो है वो जापान से कर रहे हैं, तो जितने भी जगह से कर रहे हैं तो हम कहलाएगा कि हम एडीआर और जीडीआर क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो एडीआर हमने किया अमेरिकन मार्केट से फंड रेज करने के लिए, इसके अलावा यूके के मार्केट से ले रहे हैं तो क्या हुआ, जीडीआर। ऐसे ही हम जापान के मार्केट से ले रहे हैं तो भी क्या होगा, जीडीआर ही कहलाएगा। बस अब होगा क्या वो देखिए, इसका नेचर जो होगा एडीआर और जीडीआर का, इसका नेचर है इक्विटी। याद रखिए ये इक्विटी नहीं है, क्या लिखा हुआ है, फॉर्म ऑफ इक्विटी। डायरेक्टली इक्विटी में लिख सकता था, अगर वो इक्विटी होता है इसका मतलब कुछ गुण इसके किससे मिलते हैं, इक्विटी से मिलता है, सारे नहीं मिलते। कहा ठीक है। कहा यूरो इशू, कहा कि अगर यूरोपियन कंट्री से लीजिएगा जहां यूरो करेंसी चलता है तो उसको क्या बोल दिया, यूरो इशू। बस अलग अलग तरह से नाम, देखिए साफ साफ समझिए, खुश करके पैसे लाने हैं जिससे उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगे और हमें क्या मिले, हमें जो है वो पैसे मिले। तो इन्होंने कहा कि 16 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने जो है वो यूरो को क्या माना है, अपना करेंसी माना है। तो कहा कि उनके यहां से जब हम लाएंगे तो यूरो में पैसे मिलेंगे, उसको हम क्या नाम दे देंगे, यूरो इशू। लेकिन उनको जब देना भी होगा तो यूरो में ही देना पड़ेगा, यही सब अभी देखेंगे। कहा तो दो तरीका है, एक है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और एक क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डेट। कहा कि ये दोनों फॉर्म में है, तो एक हो गया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और एक हो गया एक इन द फॉर्म ऑफ डेट हो गया। कहा ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, इसका मतलब है कि इक्विटी से गुण मिलने चाहिए किनके, एडीआर जीडीआर के, और डेट में जो है आपका एफसीसीबी एफसीईबी, अभी दूसरा मैं ओपन करता हूं उसमें एफसीईबी वगैरह सब लिखा हुआ है, ईसीबी, ये सब जो है वो आपके हो गए इन द फॉर्म ऑफ डेट। तो अब जरा देखते हैं कि डेट के फॉर्म का क्या मतलब। जैसे इंडिया में हमने इक्विटी के फॉर्म में भी रेज किया और डेट के फॉर्म में भी किया, बैंक से लोन ले लिया, हमने जो डिवेंचर इशू कर दिया, हमने बॉन्ड इशू कर दिया। ठीक वैसे यहां पे हम एफसीसीबी एफसीईबी जैसे बॉन्ड वगैरह क्या करेंगे, हम इशू करेंगे। तो अब सबसे पहला चीज जरा समझते हैं कि ये जो एडीआर जीडीआर को हमने बोला इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, आखिर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी का यहाँ पे सेंस क्या है, ये कहता क्या है। तो देखिए जरा इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी का क्या मतलब है। कहा कि अगर कोई कंट्री है, ध्यान से सुनिए, जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं, सीएस लिमिटेड नाम की जो है वो कंपनी है, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए वाले हैं। कंपनी के पास कितना पैसा आया, कंपनी के पास आ गया 10 लाख। अगर कंपनी के पास ये 10 लाख रुपया आ गया तो कंपनी को अब और पैसे की जरूरत हुई, लेकिन कंपनी के पास इंडियन मार्केट नहीं था। कंपनी ने कहा कि हम ये फंड रेज करेंगे कहां से, इंडिया के बाहर से, चाहे एडीआर इशू करे चाहे जीडीआर, दोनों में से एक ही बात रहता है, इसलिए कहीं भी एडीआर जीडीआर कह रहा हूं तो वन एंड सेम थिंग। अंतर बस इतना ही है कि एडीआर का मतलब और जीडीआर का मतलब कोई भी कंट्री है तो वहां जीडीआर चलेगा। तो इन्होंने 10,000 एडीआर जीडीआर इशू किया, कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले, 100 रुपए वाले। ये जो 100 रुपए वाले इन्होंने इशू किए, इसको इंडियन करेंसी में मैंने कन्वर्ट किया, 100 रुपए वाले, इससे आपके पास पैसे तो आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो एक एडीआर जीडीआर है ये हमारे 10 इक्विटी शेयर के बराबर है, क्योंकि हमें रुपीज में देखना था कि इक्विटी और एडीआर में कितना का रिलेशन है। तो हमने कहा कि इक्विटी की कीमत 10 रुपए की है और एडीआर जीडीआर से हमें पैसे जो मिले होंगे वो पैसे अगर यूएसए से लिया है, एडीआर किया है तो डॉलर में आए होंगे, अगर जीडीआर हमने किया और यूके में इशू किया है तो हमारे पास पौंड आया होगा, अगर हमने रसा से किया होगा तो रूबल आया होगा,
अगर हमने जापान में किया होगा तो हमारे पास येन आया होगा। कहा कुछ भी आया होगा तो उसे हम क्या करेंगे, उसे बेसिकली हम कन्वर्ट कर लेते हैं और कन्वर्ट करके उसका रुपीज में प्राइस देखते हैं कि कितना पड़ा। तो हमने क्या देखा कि हमारे एक एडीआर जीडीआर की कीमत कितनी हो रही है, 100 रुपए, और उसी समय हमारे इक्विटी की कीमत कितनी है, क्योंकि मैंने बोला ये इन द फॉर्म ऑफ क्या है, इक्विटी। तो यही आपको दिखाने जा रहा हूं कि इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी है, तो इसका मतलब इनको भी जो रिटर्न मिलेगा वो तो डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा। तो भैया डिविडेंड निकालेंगे कैसे, वो भी तो देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक यूनिट में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा और क्या क्या फीचर है वो देखना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि एक एडीआर जीडीआर कितने के बराबर हो रहा है, 10 इक्विटी शेयर के बराबर। कहा ठीक है। आपने ऐसे ऐसे कितने एडीआर जीडीआर इशू किए, इसका मतलब अगर मैं देखूं तो पैरेलल में आपके लगभग 1 लाख इक्विटी शेयर नहीं हो गए। 1 लाख तो आपने पहले इशू किया हुआ था, वो 1 लाख आपका लिस्टेड है या नहीं। जितने बार शेयर इशू करते उतने बार क्या करना पड़ता है, लिस्ट करना पड़ता है। तो हमने जो शुरू में ये जो 1 लाख इक्विटी इशू किया था ये तो लिस्टेड है ऑलरेडी। अब हमने 1000 एडीआर जीडीआर इशू किया जो किसके इक्विवेलेंट है, जो हमारे इक्विवेलेंट है किसके, 1 लाख इक्विटी के। अब देखिए अगर ये आपके जो है वो इस 1 लाख इक्विटी शेयर के जो है वो इक्विवेलेंट है, तो इस 1 लाख इक्विटी शेयर को लिस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, इस 1 लाख इक्विटी शेयर को यहां अभी लिस्ट नहीं किया जाएगा। कहा जाएगा कि इसकी ट्रेडिंग हम करेंगे और इसकी भी ट्रेडिंग होगी, किसकी, एडीआर जीडीआर की। क्योंकि सोचिए जरा, जो भी चीज इंडियन मार्केट में इशू होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा चीजों को, रेगुलेटरी बॉडी यहां की सेबी है। उसने कहा कि अगर आपने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे तो उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करो ताकि लोगों को पता चले कि इसकी कीमत कितनी है, राइट। कोई खरीदना चाहे तो फटाक से खरीद सके और बेचना चाहे तो बेच सके। कहा कि ठीक है भाई, अपने देश में आप कर रहे हैं तो ऐसे कर सके, लेकिन ये जो एडीआर जीडीआर आप इशू कर रहे हैं तो जिस कंट्री में आप इशू कर रहे हैं वहां के नॉर्म्स नहीं होंगे, वहां की कंट्री नहीं बोलेगी। यूएसए में जब आप करेंगे तो वहां सेक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, वो कहता है कि इस एडीआर को हमारे देश में क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारे देश के लोग इक्विटी में थोड़ा ना डील करेंगे। उनको तो आपने क्या दिया है, तो ये 10,000 जो एडीआर इसको कहां लिस्ट करो, यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में करो। अगर आपने जो है यही चीज जो है यूके में किया तो यूके बोलेगा हमारे देश के भी स्टॉक एक्सचेंज में करो, जापान बोलेगा हमारे देश के भी स्टॉक, और आपको लिस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके पैरेलल में जो आपके पास इक्विटी शेयर है उसको आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, लेकिन उसको भी इंडियन मार्केट में क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एडीआर जीडीआर को जिस जिस कंट्री में आपने इशू किया है हर उस कंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका एक कड़ी फेमा में जाकर के जो है वो खुलेगा। अगर यहां नहीं समझे रहे तो वहां पे बिल्कुल डब्बा गायब रहेगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझ। इसलिए मैं यहां पे थोड़ा ज्यादा समझाऊंगा एडीआर जीडीआर आपके सिलेबस से थोड़ा ऊपर उठ करके, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेक्स इन्वॉल्व है ना, तो यहाँ सिक्योरिटीज लॉ में चूंकि इंस्ट्रूमेंट है इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, और चूंकि फॉरेक्स इन्वॉल्व है इसीलिए फेमा में भी इसका हम लोग जिक्र करेंगे। तो यहां कह रहे हैं कि ये जो हमारा एडीआर जीडीआर है, हाँ जी एकांश बच्चे बहुत ध्यान से, वरना ये पूरा गायब हो जाएगा। थोड़ा सा मिरिंडा पीजिए। ओ एनर्जी ड्रिंक खत्म हो गया, एक मुक्का को इनको दीजिए, देखिए उसके बाद नींद कभी नहीं जाएगा, वो जबरदस्त एनर्जी ड्रिंक होता है। या पेन का जो है वो भोंक दीजिए, हाँ तो वो एकदम टनाटन 2 दिन तक फिर नींद नहीं आएगा, जब तक क्या होता रहेगा, दर्द होता रहेगा। अब देखिए हमने जो है वो इंडिया के बाहर इशू किया तो एडीआर जीडीआर, कहा कि एडीआर हो या जीडीआर हो, जिस जिस कंट्री में आपने जो है वो इशू किया है उस कंट्री में उसको क्या करना पड़ेगा, और वहां पे उसकी क्या होगी, ट्रेडिंग। लेकिन उसके पैरेलल में जितने इक्विटी शेयर बन रहे हैं उसको इंडियन मार्केट में क्या करना पड़ेगा, लेकिन उसकी ट्रेडिंग अभी नहीं होगी, सिर्फ वो क्या रहेगा, लिस्ट। लेकिन कब ट्रेडिंग होगी बताता हूं। कहा ठीक है, पहले तो एडीआर जीडीआर इन द फॉर्म ऑफ जो इक्विटी है इसका बताओ। बोला गया कि क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, बोला गया नहीं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोला गया नहीं। तो बोला गया कि डिविडेंड मिलेगा वो भी अनलिमिटेड, बोला गया अच्छा। कैलकुलेशन कैसे, दोनों तो अलग अलग यूनिट में।
कहा कोई बात नहीं है, उसी के लिए तो किया। एक एडीआर जीडीआर की कीमत कितनी निकल गई? 10 इक्विटी शेयर। अब आपके पास टोटल 1 लाख पहले से अपने वाले जो ऑलरेडी आपके लिस्टेड थे इंडिया में, और ऑलरेडी उसकी क्या हो रही थी? ट्रेडिंग भी हो रही थी। लेकिन अब आपने ये वाला जो 10 किया जिसके कारण 1 लाख और हुआ, इसको भी क्या कर देंगे? लिस्ट कर देंगे, लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ 1 लाख की ही हो रही होगी। कहा ठीक है। अब अगले साल प्रॉफिट निकल के आया, प्रॉफिट कंपनी को निकल करके आया 5 लाख। तो हमें तो पता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट, तो कहा आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर में ये वाले 1 लाख प्लस ये वाले 1 लाख, 10,000 नहीं, 10,000 तो एडीआर जीडीआर था, वो कितने इक्विटी के बराबर हुआ? तो अब इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या निकल गया? 2.5 रुपए ये मिलेंगे हर उस पर्सन को जिसके पास एक इक्विटी शेयर है। हो गया। अब हमने एडीआर जीडीआर वालों को भी क्या करना है? देना तो डिविडेंड ही है। तो बताइए एक एडीआर जीडीआर कितने इक्विटी के बराबर? इसका मतलब एक एडीआर जीडीआर पे कितने रुपए डिविडेंड के रूप में? 25 रुपए। यहां पे 1 पे 2.5 दे रहे तो 10 से गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा ये आपका 25 रुपए। लेकिन ये 25 रुपये नहीं देंगे। अगर यूएसए में एडीआर है तो 25 रुपए को डॉलर में बदल करके उस दिन के रेट के अकॉर्डिंग दे देंगे। यही अगर हमने जो है वो जीडीआर यूके में किया हुआ है तो वहां पे जो है वो 25 रुपए को कन्वर्ट करेंगे किसमें? पाउंड में, और वो दे देंगे। अगर हमने जापान में भी किया हुआ था तो येन में दे देंगे, रसा में किया था तो रूबल में दे देंगे। मतलब जो जो करेंसी उनका है उस करेंसी में उनको हम क्या करेंगे? पे कर देंगे। क्लियर है बात? कहा और बात सुनिए, हमारे पास एडीआर जीडीआर इशू करने से एक तो फॉरेक्स आ गया, और दूसरा कहते हैं इसमें वोटिंग राइट नहीं है। इसीलिए बोला इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। कुछ गुण मिलते हैं और कुछ गुण, डिविडेंड वाले गुण तो मिल गए, अनलिमिटेड डिविडेंड इनको भी मिलेगा, लेकिन 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 कह रहे इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। इससे आपका स्टेक इमीडिएटली जो है वो डाइल्यूट नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बोला ना, बस लुभा करके जैसे भी हमें फंड लाना था तो एडीआर जीडीआर का प्रॉपर्टीज ही वैसा रखा। हमने कहा कि अगर आपको कल के डेट में ये चुभने लगे कि आप जो है वो वोटिंग राइट भी चाहते हैं तो एडीआर जीडीआर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। हमने ये राइट दे दिया, बोला कि अगर कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने कन्वर्ट करने का राइट दिया। मान लीजिए कि मिस्टर जॉन, कौन है? मिस्टर जॉन। अब इस मिस्टर जॉन को जो है वो हमने क्या बोला कि भाई इन्होंने टोटल 1000 एडीआर जीडीआर लिया हुआ था। कितना? 1000 एडीआर जीडीआर इनके पास था। अब ये जो 1000 एडीआर जीडीआर इनके पास था, इस एडीआर जीडीआर को ये कन्वर्ट करना चाहते। टोटल हमने इशू कितना किया था एडीआर जीडीआर? 10,000। इस 10,000 में से जॉन के पास कितना? 1000 इनके पास। अब ये जो इनके पास 1000 है, इस 1000 एडीआर जीडीआर को ये क्या करना चाहते हैं? कन्वर्ट करना चाहते हैं। और अगर ये कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इनको कहा कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इनको कितना इक्विटी दे देंगे? 10,000 क्यों देंगे? इन्होंने तो बोला 1000, इसीलिए इनको हमने कितना दे दिया? 10,000। अब क्या होगा वो देखिए। अभी तक आपके यूएसए में अगर हमने एडीआर इशू किया था तो ये पूरे के पूरे 10,000 एडीआर लिस्टेड थे यूएसए में, और इनकी ट्रेडिंग हो रही थी इस 10,000 की, बिल्कुल हो रही थी। अब इसमें से 1000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों ये 1000 माइनस हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने 1000 को क्या कर लिया? तो इक्विटी में कर लिया। तो हम इसको डिलिस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसका ट्रेडिंग कितने का होने लगेगा, और लिस्टेड इतने ही रहेंगे। लिस्टेड इतने ही रहेंगे और ट्रेडिंग के लिए बचे ही कितने? क्योंकि 1000 तो कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये कितने हुए? अब इनको जो मिला वो क्या मिला? 10,000। इनको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो 10,000 किसको मिलता है? इक्विटी शेयर वाले को। यानी कि इनको 10,000 का वोटिंग राइट मिल जाएगा। लेकिन अब इनको जो डिविडेंड मिलेगा वो डॉलर में नहीं मिलेगा, किसमें मिलेगा? यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ये जो 10,000 इक्विटी हुए, ये 10,000 इक्विटी को जो है हम कहां लेकर के जाएंगे?
अब कहा कि आपके पहले से कितने लिस्टेड थे। इंडिया में 1 लाख लिस्टेड और 1 लाख ट्रेड हो रहा था, लेकिन ये वाला भी 1 लाख तो लिस्टेड था, टोटल लिस्टेड तो 2 लाख हो गए थे। अब कहेंगे कि लिस्टेड 2 लाख, लेकिन ट्रेड जो हो रही थी वो 1 लाख प्लस कितना, 1,10,000 का जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। कल के डेट में इनको लगा कि कौन इंडिया आकर के वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेगा, बेकार जो पैसे मिल रहे हैं वो भी रुपीज में मिल रहे हैं, डॉलर वगैरह का ऐसे प्राइस बढ़ा हुआ है, अपने करेंसी में मिलता डायरेक्टली, उसको क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। और कहीं आएंगे भी तो क्या करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, तो पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे, प्लेन से आएंगे, टिकट थोड़ा ना भेजा जाता है कंपनी का, कौन सा वोटिंग राइट। इनको लगा ये गलत डिसीजन था मेरा। अब वो कहते हैं मुझे फिर से किस में जाना है। मैंने आपको बोला हमें तो पैसे चाहिए थे, हमने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखा कि आप इसको फिर से कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, एडीआरजी। जैसे ही वो कन्वर्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा, अब यहां जो है वो 9,000 की जगह ये फिर से हटेगा और फिर से कितना हो जाएगा। इसीलिए हमने 10,000 तो लिस्ट करके रखा ही था, लेकिन इंडियन मार्केट से फिर से ये 10,000 की ट्रेडिंग खत्म होगी, 1 लाख, और लिस्टेड यहां भी 2 लाख रहेगा। लिस्टेड दोनों जगह रहेगा, इधर से कटेगा ट्रेडिंग, इधर से ट्रेडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। अब कहा कि जैसे ही फिर से आपको एडीआर जीडीआर मिल गया वैसे ही वोटिंग राइट खत्म। अब आपको जो भी रिटर्न मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, आपके फॉरेन करेंसी में जो है वो आपको मिलेगा। क्लियर है। तो देखिए वोटिंग राइट भी इनको मिला, लेकिन किस समय, कन्वर्जन के समय। फिर वापस अगर हो गया तो वोटिंग राइट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसके कुछ गुण मिले इक्विटी से या नहीं मिले, इसीलिए बोला इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इक्विटी। लेकिन अब ये एक बात आती है कि इसमें जितने भी चीज हमने देखे, जरा एक बार ये देख लें क्या है। मतलब एग्जाम में तो एडीआर जीडीआर ऐसे नहीं बताइएगा, ये आपको भी मारेगा और टीचर का भी नाम पूछेगा, क्योंकि सिर्फ आपको पीट के उसका मन भरेगा नहीं एडीआर जीडीआर को अगर आप ऐसे डिफाइन कीजिएगा तो ऐसे केस में आप कैसे लिखेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, नो वोटिंग पावर टिल एक्विजिशन ऑफ, टिल एक्विजिशन ऑफ क्या मैं बोल रहा हूं, जब तक नहीं होता है तब। इक्विटी शेयर ऑफ द इशूइंग कंपनी शैल बी अंडरलाइंग एसेट फॉर दिस, क्योंकि उसी से वैल्यू डिटरमाइन हो रहा है। जितना इंडियन मार्केट में इक्विटी शेयर का वैल्यू रहेगा उतना ही ज्यादा एडीआर जीडीआर की कीमत कहां बढ़ी रहेगी, जिस भी कंट्री में वो आपका क्या है, लिस्ट है और ट्रेड हो रहा है। अगर मान लीजिए इंफोसिस ने ऐसा किया तो इंफोसिस के इक्विटी शेयर्स का अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो उनके एडीआर जीडीआर का वैल्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कंपनी के परफॉर्मेंस पे यहां पे इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और वैसे ही वहां पे क्या होगा, एडीआर जीडीआर का वैल्यू बढ़ेगा। एडीआर जीडीआर शैल बी, कोई ऑप्शन नहीं है, लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन वेयर इट हैज बीन, जहां जहां इशू किया हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा, हर जगह उसकी लिस्टिंग होगी और हर जगह उसकी क्या होगी, ट्रेडिंग होगी। अंडरलाइंग इक्विटी शेयर शैल बी लिस्टेड इन इंडिया, इंडिया में लिस्ट तो होगा लेकिन उसकी ट्रेडिंग जो है वो इंडिया में तब तक नहीं होगी जब तक वो क्या नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग एडीआर जीडीआर को जो है वो बोलते हैं कि ये जो है आपका जो है, इसमें जो है वो फंजिबिलिटी जो है वो, इसमें जो है वो आपका कन्वर्टिबिलिटी जो है वो डुअल है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एंड अगेन व्हाट, इसको इसको रिवर्स फंजिबिलिटी भी कहीं कहीं बोलते हैं। डुअल जो है वो कन्वर्टिबिलिटी या रिवर्स फंजिबिलिटी कह देते हैं, यानी इधर से इधर कन्वर्ट, और ये कितने बार हो सकता है, अनलिमिटेड टाइम्स। बोला कि कहीं कोई जो है वो इन चीजों पे लिमिट, क्यों हम लिमिट लगाएंगे, हमें तो बाहर से पैसा चाहिए। इंस्ट्रूमेंट जितना जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, जितना जो है उसमें फीचर रहेगा, उतना ज्यादा लोग क्या करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। क्लियर है। ये है एडीआर जीडीआर। पहले आप यहां तक कीजिए फिर बात करते हैं।
जी। सब सब एक बार इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा, वो स्लाइड दूसरा था लगा हुआ इसीलिए। सब कुछ ठीक है, एक और ऐड कीजिएगा यहाँ पे उस डायग्राम में, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। मुझे लगा कि शायद पुराना स्लाइड था। सब कुछ एज इट इज है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड था, साथ में क्या है एक और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, और इसका भी प्रॉपर्टी सेम है। इसमें इक्विटी का भी से भी एक पॉइंट लाया है, और एक कहां से लाया है, डेट से भी। मतलब इसके फीचर डेट से भी मिलते हैं और किससे मिलते हैं, इक्विटी से भी। और ईसीबी का फीचर सिर्फ किससे मिलता है, डेट से। एडीआर जीडीआर का किससे मिलता है, इक्विटी से। हो गया, करें
आगे बढ़। क्या लास्ट में कह रहे हैं कि जब आप कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर्स को, यानी जो अंडरलाइंग एसेट है, तो वैसे केस में आपके पास लिस्ट उन चीजों को क्या करना पड़ेगा, इंडियन मार्केट में भी लिस्ट करना पड़ेगा। जैसे जॉन के 1000 थे ना एडीआर जीडीआर, तो उसके बदले में उसे कितने मिलते इक्विटी, 10,000। तो जैसे ही कन्वर्ट कर दिया तो वो 10,000 इक्विटी अंडरलाइंग ही तो है, उस 10,000 को किस मार्केट में लिस्ट करना पड़ेगा, इंडियन मार्केट में लिस्ट भी करना पड़ेगा जब कन्वर्ट। हाँ, मतलब ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। लिस्ट तो पूरा का पूरा सही कह रहे हैं, 1 लाख ही है, वो 10,000 की क्या होनी शुरू हो जाएगी, ट्रेडिंग। पूरा का पूरा 1 लाख लिस्ट रहेगा इक्विटी इंडियन मार्केट में, लेकिन ट्रेड सिर्फ कब होगा, जब हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। डन कर लेंगे तो बताएंगे। बढ़े आगे, कीजिए, बताइए। आपका चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा है, इसीलिए पीछे देख रहे हैं घूम घूम के, यही हो सकता है ना आप। अब देखिए, हम लोग सामने ही बैठे हैं तो कोई नहीं देखता है, अब कोई घूम घूम के देख रहा है तो यही वजह होगा। इसमें क्या बुरा मानना, क्या ये बुरा मानने वाली बात तो नहीं है, एकांश बुरा मान गए। अभी तक तो दो दो देख रहे हैं, अब तो कयामत हो रहा है। मैंने कोई इल्जाम थोड़ा ना लगाया, ये कह रहे सब मैं तो निकिता को देख रही हूं। चलिए, डन है।
नहीं वो हो सकता है, ये इसमें लिखना मैंने चाहा है कि लिस्टेड इन इंडिया 1 लाख, फिर और लिस्टेड इन इंडिया 1 लाख, तो टोटल कितने हो गए 2 लाख। ट्रेडेड इन इंडिया जो है वो 10,000 कब से, वहां से एरो लेकर के आए, यानी कि जब वो कन्वर्ट हो गया तब से, तो वो हो गया कितना 1,10,000, 1.1 लाख जो ट्रेड हो रहा है। हाँ कब कन्वर्ट कर लिया तो फिर कन्वर्जन खत्म होगा तो वापस एडीआर जीडीआर में जाएगा, तो फिर 1 लाख की ट्रेड होनी शुरू हो जाएगी और लिस्टेड तो 2 लाख रहेगा ही रहेगा। क्या कोई दिक्कत? डन, बढ़े आगे कीजिए और बताइए। डन सबका? अब देखिए एडीआर जीडीआर जो नाम पड़ा वो बेसिकली क्या और कैसे ये बेसिकली फेनोमेना आया। अगर मान लीजिए कि इंडिया को, इंडियन कंपनी को इंडिया के बाहर से फंड रेज करना है, तो इसके लिए इंडिया के बाहर के मार्केट में जा रहे हैं तो वहां के लोग पैसे लगाएंगे। जब वहां के लोग पैसे लगाएंगे तो आप जो है वो कैसे काम करेंगे, सोचिए जरा, आपको वहां के मार्केट के बारे में पता नहीं है तो आप वहां के जो प्लेयर होंगे उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेंगे। अब आपने वहां के जो है वो एक प्लेयर को इन्वॉल्व किया कि आप हमारे एडीआर जीडीआर का एडवर्टीजमेंट कीजिए, पब्लिसिटी कीजिए, उसको सब्सक्राइब करा दीजिए, बदले में इतने पैसे आपके, कमीशन जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है। ध्यान से सुनिएगा, अभी लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, समझ लीजिए वरना कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। 1 2 3 ढूंढते रहिएगा, शाम हो जाएगा। और समझ लीजिएगा तो आसान लगेगा कि ये 1 हुआ, ये स्टेप 2 हुआ, ये स्टेप 3 हुआ। तो आपने जो है वो एक पर्सन को, और अभी इधर देखिए नहीं, इसको छोड़ दीजिए, मेरे बदसूरत से चेहरे की तरफ देखिए, उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, बाद में उसको देखिएगा। अब यहां पे कहा कि आपका काम है इंडिया के बाहर से क्या करना, फंड रेज करना। अगर आप इंडिया के बाहर से फंड रेज करना चाहते तो आपने वहां के स्पेशल पर्सन को कहा, जिनको वहां के मार्केट के बारे में तजुर्बा है, कि आप क्या कीजिए, हमारे लिए प्रचार प्रसार कीजिए और हमारे ज्यादा से ज्यादा चीज को सब्सक्राइब करा दीजिए, हमारे इतने एडीआर जीडीआर सब्सक्राइब करा दीजिए, इतने % आपके हो जाएंगे। वो भी जोर शोर से काम कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करें, क्योंकि उनको बेहतर पता है वहां एडवर्टीजमेंट का तरीका क्या रहेगा वहां के मार्केट के अकॉर्डिंग। यहां जो है वो किस समय एडवर्टीजमेंट आना चाहिए, सास भी कभी बहू थी, उसमें अगर ऐड आएगा तो ज्यादा सब्सक्राइब नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूज के समय आना चाहिए या बिजनेस बुलेटिन के समय आना चाहिए, जिस समय ऑफिस गोइंग लोग आएंगे देखेंगे तब वो ये करेंगे। दोपहर में मम्मा लोग जब पंचायत लगा रही होती है घर पे और साथ में टीवी पे भी पंचायत चल रहा होता है, उस समय अगर इस तरह का कोई एडवर्टीजमेंट भी आया तो फायदा नहीं, क्योंकि इसका टारगेट कस्टमर तो कोई और है। ठीक वैसे ही आपको वहां का भी मार्केट भी तो समझना होगा, किस न्यूज़पेपर में दे, कहां पे दे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने सब कुछ कर दिया, लोगों से पैसा ले लिया और उसके बाद यहाँ के जो है कंपनी को बोला बॉस ऑल इज वेल, ओवर सब्सक्राइब सब कर दिया। अब यहाँ की कंपनी बोलती मूड नहीं है एडीआर जीडीआर इशू करने का, कंपनी तो यहाँ पे बैठी हुई है, वो बंदा तो वहां पे है, अगर उसके सर पे बाल होगा तो भी टकला कर देंगे और नहीं होगा तो उग जाएगा। वहां के लोग उसे छोड़ेंगे क्या? यहां तक तो नहीं, पर लेकिन वो तो लोकल बंदा है। अब ऐसे में उन्होंने जैसे ही बोला मूड नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं है यहां के बॉडी को उनके ऊपर, तब इन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वहां के किसी जो है वो वैसे पर्सन को जो ऑथेंटिक पर्सन हो, यानी ऑथेंटिक जो है वो बॉडी हो, उनको शामिल करो। तो कहा वो ऑथेंटिक बॉडी होंगे डिपोजिटरी या बैंक्स। पढ़ाऊंगा डिपोजिटरी के बारे में, 2-3 चैप्टर के बाद वो आएगा, तब जानिएगा। जैसे एनएसडीएल सीडीएसएल, यहाँ की 2 डिपोजिटरी है, और कैसे डिपोजिटरी आया ये भी एक दुख भरी कहानी है।
सब बताऊंगा। हर्षद मेहता स्कैम वगैरह हुआ था, वहां से हम लोग पहुंचे थे। तो हम लोग ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से पहुंचे हैं इतने तक का। एक के बाद एक फ्रॉड होता गया और हमारा मार्केट डेवलप होता गया, क्योंकि जब तक हम गिरते नहीं, मुंह कान टूटता नहीं, तब तक हम संभलते कहां हैं। मैं कितना भी बोलते बोलते मर क्यों ना जाऊं, जब तक बच्चे एक दो बार गुलाटी खाएंगे नहीं, तब तक सारी बात अकल आएगी नहीं कि नहीं हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए, वैसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक वही हाल हमसे ही तो हमारा देश बनता है ना। तो वैसे ही जब तक हम एक दो स्कैम करके जो है वो पूरे तरह से भुक्तभोगी नहीं बन जाते, तब तक हम चीजों में सुधार नहीं करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बंदा होगा जो कि किसी भी तरीके से उसका मूड फ्लक्चुएट नहीं करेगा और उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए। कहा ठीक है। अब यहां के डिपोजिटरी या कौन, बैंक, तो मेन यहां पे आया डिपोजिटरी। तो इंडियन कंपनी को बोला गया कि आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आप एडीआर जीडीआर जितना हमसे चाहते हो। बाहर की कंपनी ने बोला, यानी कि 3 लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना है। तो बोला कि इंडिया की जो डिपोजिटरी है उसको आप जितना इशू करना, 10,000 करना है, पहले उनको दे दो। और हम उनसे पूछेंगे कि भैया मिल गया, तो बोलेंगे हाँ मिल गया। तब मैं लोगों से क्या लूंगा, तब मैं लोगों से पैसे लूंगा, वरना लोग मुझे मार देंगे मुक्के मार मार के। बात भी सही लगा। तो अब इंडियन कंपनी ने यहां के डिपोजिटरी को दे दिया। अब देखिए, किसी को कुछ देते तो बदले में वो रिसीट देता है। आप जैसे नीचे पैसे देते हैं तो रिसीट फिर नहीं मिला, पता नहीं, क्योंकि अब तो सबका इंस्ट्रक्शन है कि आपको इमीडिएटली मिलना चाहिए। अलग से स्टाफ भी लगा हुआ है, अगर नहीं मिला तो अभी भी जाते हुए लेते जाइएगा, उसके लिए अलग से बंदे बैठे हुए हैं जो आपको देंगे। तो अगर जो है वो आपने जो है वो पेमेंट दिया, तो पेमेंट देने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, रिसीट। अब चाहिए लगाना पड़ेगा। एक ने अगर बोला नहीं मिला तो आपको मिलना चाहिए रिसीट। तो वैसे ही जब आप जो है, यानी इंडियन कंपनी ने यहां के डिपोजिटरी को कुछ दिया, तो उन्होंने एक रिसीट दिया कि यस हमने ले लिया, हमें ये चीज मिल गया। एक्नॉलेजमेंट होता है कि हमें ये चीज क्या हुआ है, मिल गया है। अगर हमें ये चीज मिल गया तो ये सूचना इन्होंने दे दी किनको, ओवरसीज जो दूसरे बॉडी थे जिनको हमने यहां पे रखा था, उनको जो है हमने कहा, तो उनको उन्होंने जो है कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ हमें मिल गया। जब इनको मिल गया तब इन्होंने इन्वेस्टर को बोला कि अब आइए और अपने पैसे क्या कीजिए, हमें दीजिए। अब देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार इन्होंने पैसे ले लिए सब। अब देखिए इनसे जब बोला गया कि पैसे दो, क्योंकि इन्हें तो बस अपना कमीशन लेना था ना, सारे पैसे तो इन्हीं के पास है कलेक्ट करके मनी। अब यहां वाली बॉडी कहती है हमारा मूड नहीं है पैसे देने का, सारा का सारा। अब वहां से पैसे कैसे लाए, कहा कि अब इसका मतलब वहां भी अगर कोई ऑथेंटिक पर्सन होगा, ताकि वो ये ना बोले कि मूड, जैसे यहां वाले का मूड नहीं था इशू करने का, तो उसका समाधान क्या निकाला गया, सॉल्यूशन क्या निकाला गया, डिपोजिटरी बैंक को इनके, वैसे ही वहां के ओवरसीज डिपोजिटरी और बैंक को बोला गया कि इनको ही बीच में रखो। तब जाकर के यहां भी कॉन्सेप्ट आया कि ओवरसीज कौन होंगे, तो यहां पे इंडियन डिपोजिटरी और वहां पे ओवरसीज, ताकि मूड वगैरह के दायरे से ये सब चीज क्या निकल सके। तो वहां के डिपोजिटरी को भी जब मिलता है पैसा तो वो भी रिसीट देते हैं, यहां के डिपोजिटरी को शेयर मिलता है तो क्या देते हैं, रिसीट। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया डिपोजिटरी रिसीट, कि दोनों तरफ से डिपोजिटरी को जब मिलता है कुछ तो वो रिसीविंग सा देते हैं, तो इसका नाम ही क्या पड़ गया, डिपोजिटरी रिसीट पड़ गया। ये दुख भरी कहानी थी इसके नामांकन की, ये जो इसका नाम पड़ा। अब अमेरिका में यूज करते तो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट, ग्लोबली करते हैं तो ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट। अब इसका प्रोसेस क्या हुआ, 3 लोगों के बीच में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ। इंडियन कंपनी जिनको पैसे चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, इंडियन डिपोजिटरी और ओवरसीज डिपोजिटरी। ओवरसीज डिपोजिटरी के साथ तय हुआ कमीशन, इंडियन डिपोजिटरी के साथ क्या हुआ, कमीशन जो है वो तय हुआ। ठीक है, जब कमीशन तय हो गया तो इंडियन डिपोजिटरी और ओवरसीज डिपोजिटरी लग गए अपने अपने काम में। ओवरसीज डिपोजिटरी ने कहा कि जैसे ही आप इनको एडीआर जीडीआर किनके नाम से इशू कर दीजिएगा, रहेगा तो ओवरसीज डिपोजिटरी के ही नाम से, लेकिन देंगे किसको, इंडियन डिपोजिटरी को। जब मिला तो बोलेंगे कि भाई साहब आपके नाम से जो डिपोजिटरी का है वो मेरे पास रिसीव हो गया है, बोलेंगे ठीक है। अब इन्होंने इधर से क्या करना शुरू किया, पैसा कलेक्ट किया और अपने पास पैसा रख लिया। इधर से इन्होंने जो है वो तीसरा स्टेप इन्होंने ट्रांसफर कर दिया एडीआर जीडीआर। अब ये क्या करेंगे, जो इन्होंने पैसे कलेक्ट किए थे अपना कमीशन रख लेंगे और बाकी सारा पैसा ट्रांसफर किसको कर देंगे,
इंडियन डिपोजिटरी से अपना एडीआर जीडीआर लिया, इंडियन डिपोजिटरी को पैसे ट्रांसफर कर दिए, अपना कमीशन या तो काट लेंगे या अपना कमीशन उनको अलग से मिल चुका होगा, बाकी पैसे वापस कर देंगे। अब इंडियन डिपोजिटरी के पास पैसा है, अगर इंडियन डिपोजिटरी को आपने अलग से पैसा दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो भी अपना पैसा काटेंगे और बाकी पैसा किसको ट्रांसफर कर देंगे? इधर ओवरसीज डिपोजिटरी के पास एडीआर जीडीआर आ गया है, वो ये किसको दे देंगे? इन्वेस्टर को दे देंगे। और उधर एडीआर जीडीआर जो है वो लिस्ट हो जाएगा हर उस कंट्री में जहां जहां आपने क्या किया है, इशू किया है। और इंडिया में वो सारे के सारे शेयर्स जितने एडीआर के बराबर थे वो यहां पे क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस है किस चीज का? एडीआर जीडीआर का, चाहे वो एडीआर हो चाहे क्या हो, जीडीआर हो। पहले इसको डन कीजिए फिर बात करेंगे। हाँ जी, अभी और बात करेंगे। ये पूछ रहे थे ना आप, मुझसे पूछिए ना, वो नहीं समझ पाई होंगे। हाँ जी, डिपोजिटरी आप मानिए इंडियन बैंक, मतलब जो बैंक रजिस्टर्ड है एज पर शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में, उसी को तो बैंक बोलते हैं, वही सारे बैंक होते हैं। लेकिन इस सारे काम को कौन संभाल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये सारे काम संभाल रहे डिपोजिटरी ही। ऑप्शन दिया गया था बट वी आर गिविंग दोज ऑल थिंग्स टू किनको? डिपोजिटरी, जिनका नाम एनएसडीएल और सीडीएसएल है। बताऊंगा उसके बारे में जब सही समय आएगा। हाँ जी, मनी, और आप जो दे रहे हैं फिफ्थ स्टेज में वो क्या दे रहे हैं? एडीआर जीडीआर। 1A का मतलब हुआ कि जिस समय इंडियन कंपनी ने क्या किया, इंडियन कंपनी ने जो है वो पहला स्टेप इंडियन डिपोजिटरी को एडीआर जीडीआर दिया, उधर इन्वेस्टर्स जो है वो क्या करेंगे, ओवरसीज डिपोजिटरी को जैसे ही इनको कंफर्मेशन मिल जाएगा, इसलिए 1A बोला, 1 में जो है वो इंडियन डिपोजिटरी को मिल गया। अब यही जो है कंफर्मेशन चला गया ओवरसीज डिपोजिटरी को, मेरे पास आ गया, तो उन्होंने लोगों से पैसे क्या कर दिए, लेना शुरू कर दिया। तो जो आपके इन्वेस्टर हैं वो क्या दे रहे हैं ओवरसीज डिपोजिटरी को? मनी। वो हुआ 1A सेकेंड स्टेप। उनके पास 2 हुआ कि ढेर सारे पैसे अब आ गए, कलेक्ट कर लिया सारा का सारा, इंडियन डिपोजिटरी उनको एडीआर जीडीआर दे देगा थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेप में अपना कमीशन कट करेंगे और इंडियन डिपोजिटरी को पैसे दे देंगे।
क्या डन है? कीजिए और बताइए फटाक से। आज हर्ष बहुत हर्षित है। नहीं, मैं कह रहा हूं आज हर्ष बहुत हर्षित है। क्या? बहुत आज खुश लग रहे हैं। डन? नो? कीजिए और बताइए। डन? अब देखिए, एडीआर जीडीआर इशू करने का क्या देखा तरीका, लेकिन अब हमारे पास दो तरह के एस्पेक्ट थे, एक था इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और एक इन द फॉर्म ऑफ डेट, जिसमें हमारा ईसीबी जिसको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, हमारे पास था फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। जैसे हम इंडिया में कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करते थे, हम इंडिया में जो है वो बैंक से पैसे लेते थे, ठीक ऐसे ही हम इंडिया के बाहर से इस बार जो है वो पैसे लेने जा रहे, कर्ज लेने जा रहे, ये सीधा सीधा ईसीबी कहलाया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। लेकिन इंडिया में जैसे हम डिवेंचर इशू करते थे, कन्वर्टेबल डिवेंचर, अगर वैसा ही हम कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करें जिसपे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन एक खास टाइम के बाद वो कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी में, तो अगर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू करें तो इसका वहां भी क्रेज रहेगा। बस अंतर यही रहेगा कि यहां सारा का सारा कुछ जब हम करते थे तो पैसा आता था वो भी अपने रुपीज में, और जब हम देते थे इंटरेस्ट तो भी क्या करते थे, इंडियन करेंसी में। इस बार अगर हम ईसीबी करेंगे, यानी इंडिया के बाहर से कर्ज लेंगे बैंक से, तो जिस कंट्री से लेंगे उस कंट्री के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, कर्ज मिलेगा। और यही जब हम कन्वर्टेबल बॉन्ड वगैरह इशू करेंगे तो उसके भी नेचर में यही रहेगा कि जब तक हम उनको इंटरेस्ट देंगे तो देंगे उस करेंसी में, इशूइंग कंट्री के करेंसी में, और जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उस केस में जो है वो मिलेगा उनको इक्विटी शेयर। लेकिन बात यह आती है कि अगर हम इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट देते तो इसको कैसे और जो है हम लुक्रेटिव बनाए ताकि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें। जैसे आप जब डिवेंचर इशू करते हैं तो डिवेंचर के केस में भी आगे चल के बताऊंगा कुछ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, वैसे ही अगर हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो क्या हम उनको ऐसा कुछ ऑफर दें कि अगर मार्केट सुटेबल लगे तो कन्वर्ट कीजिएगा, नहीं लगे तो अपना इंटरेस्ट ही लीजिएगा। तो अगर हम ऐसा कुछ करना चाहें तो किस लेवल तक कर सकते हैं, और क्या है हमारा एग्जैक्टली फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, क्या दोनों एक ही जैसा है? तो इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।